लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहने वाली हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। इनमें से ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनको मैं यहाँ पर मार्कआउट करते हुए चलूँगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, जो इन मैनी कन्वर्जन्स हम हमेशा यूज़ करते हुए चलने वाले हैं। तो जो सबसे पहली जब हम केमिकल प्रॉपर्टी को रिलेट करते हुए चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो उसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। पहली चीज़ ये कि बॉन्डिंग कहाँ से टूटने वाली है। एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो COOH ग्रुप हमने लिया हुआ है, इस COOH ग्रुप में बॉन्डिंग कहाँ से स्प्लिट होगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार बॉन्डिंग को तोड़ते हैं OH के बीच से, एक बार हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से H को रिलीज़ कराते हैं, और जब H को हम रिलीज़ कराएंगे तो हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एसिडिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्योंकि एसिडिक मीडियम या फिर एसिडिटी वो वैल्यू होती है कि कोई एसिड कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रहा है इन दी एक्वस सॉल्यूशन। तो बहुत रिएक्शंस तो हम यहाँ ये देखेंगे जिनके अंदर H रिप्लेस होगा बाय यूजिंग दी अदर सब्स्टिट्यूएंट, और कुछ रिएक्शन हम ऐसी देखेंगे जिनमें ये पूरा OH ग्रुप टूटेगा। तो ये दो टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले यहाँ पर हम स्पेसिफिक करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ OH बॉन्डिंग को तोड़ करके चलेंगी, जिसमें हर बार हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे किसी अदर सब्स्टिट्यूएंट से, और एक बार हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप टूटेगा, कार्बन OH बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा और हमारे पास नए प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। तो जब मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शन विद मेटल्स और एल्कलीज। या तो आप NaOH या KOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, ये एल्कलीज कहलाते हैं, या फिर आप नॉर्मल मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इस तरीके से किसी भी मेटल से हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अब सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, कौन सी मेटल आ रही है, वो उस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कराएंगे या फिर इन्हेंसमेंट कराएंगे। दूसरा जो टाइप है वो ये है कि जब हम COH बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो इस COH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास पहली रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की, कि आप इस COH बॉन्ड को तोड़िए और एनहाइड्राइड बना दीजिए। दूसरा एस्टरिफिकेशन हम यहाँ देखने वाले हैं, एस्टर्स की फॉर्मेशन करेंगे। तीसरा रिएक्शन करेंगे PCl3, PCl5 और SOCl2 से, ये हेलोल्केन हेलोरीन में भी हमने की थी, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी हमने की थी। अब एल्डिहाइड कीटोन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ये रिएक्शन कराने वाले हैं। लास्ट वन हम देख रहे हैं रिएक्शन विद अमोनिया। तो चलिए बारी बारी से इन रिएक्शंस को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद कौन सी ग्रुप आती हैं। तीसरा इसमें हमारे पास जो आ जाता है कि पूरा आप क्या करेंगे, COOH ग्रुप को इन्वॉल्व कराएंगे रिएक्शन में। अभी तक जो पहली रिएक्शन हमने देखी उसमें हमने तोड़ा O और H का बॉन्ड, दूसरा हमने तोड़ा कार्बन और OH का बॉन्ड, तीसरा हम पूरा COOH ग्रुप को इन्वॉल्व करा रहे हैं, जिसमें कि रिडक्शन और डिकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती हैं, शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में यहाँ से। और लास्ट वन हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट का मतलब क्या हो गया, जो अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनमें हेलोजिनेशन कैसे हो सकता है या रिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहली रिएक्शन की जो इन्वॉल्व करा रही है OH बॉन्ड को, OH बॉन्ड की ब्रेकिंग को, कि आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि सब में पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये तीनों रिएक्शंस में मैंने एक बॉन्ड ब्रेकिंग लगा दी जो कि हाइड्रोजन को रिलीज करने वाली है। और ये जब हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट काम करता है रिएक्शन विद मेटल्स का या अल्कलीज का। तो एक बार मैंने मेटल से रिएक्शन कराई, एक बार मैंने अल्कली से रिएक्शन कराई, ये दोनोों सॉल्यूशंस कहलाते हैं अल्कली सॉल्यूशंस। जब आप सोडियम से रिएक्शन कराते हैं RCOOH की, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये एसिड है, ये बेस है। 9th-10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस या व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, तो एसिडिक मीडियम में से ये वाला जो H है वो H2 की फॉर्म में बाहर आने वाला है। अब जब H2 की फॉर्म में बाहर आएगा तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा फॉर द बैलेंसिंग, और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसकी हेल्प से, सोडियम की हेल्प से। तो मुझे सोडियम के भी 2 ही एटम चाहिए होंगे, तो मैंने सोडियम भी 2 लगाए और सोडियम का क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट बन गया, या सोडियम क्या बोल सकते हैं इसको, इथेनोइड बोल सकते हैं अगर ये R ग्रुप CH3 हो तो ये क्या है, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एल्कली मीडियम की, तो ये एल्कली मीडियम भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, लेकिन इस बार ये एसिड है और ये पूरा बेस है। यहाँ पर ये मेटल थी तो मेटल ने हाइड्रोजन गैस बाहर करी, ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को और वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देते हैं।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है। ये वाला H और ये वाला OH दोनों हो जाएंगे बाहर यहाँ से, और सोडियम फिर से इसको सब्सटीट्यूट करेगा तो बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। अगेन ये सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड हो गया। सिमिलरली थर्ड वन इज कि हमने क्या लिया है, बाइकार्बोनेट लिया है, और बाइकार्बोनेट की कैरेक्टरिस्टिक हमने 10th क्लास में पढ़ी थी कि जब कभी भी बाइकार्बोनेट रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है, तो CO2 बाहर हो गया, यहाँ से बचा ऑक्सीजन और H। ये ऑक्सीजन और H पानी के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल। सो अगेन सोडियम रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, तो बन गया सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो पहली रिएक्शन बहुत कॉमन रही जिसमें हमने हर बार हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ब्रेक की है बाय यूजिंग मेटल, अल्कली और अल्कलाइन का बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तीनों बार सोडियम मेटल ने रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन गैस निकली, अल्कली ने रिएक्शन करी तो वाटर मॉलिक्यूल निकला, बाइकार्बोनेट ने करी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का पेयर बाहर निकला। ये इनके कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो 9th-10th क्लास से ही हमें पढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन जनरेट होता है जो एग्जामिनेशन में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि जब आप मेटल से या अल्कली से रिएक्शन कराते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, व्हाई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा एसिडिक क्यों बताते हो अल्कोहल और फिनॉल के कंपैरिजन में, जबकि अल्कोहल में भी OH है, फिनॉल में भी OH है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी भी पाई जाती है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू दी अल्कोहल और फिनॉल्स। अब ये स्टेबलाइजेशन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराने वाला है जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। एट द सेम टाइम क्या होने वाला है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को पूरा करने के लिए, यानी कि इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए शिफ्ट करा देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन ऑक्सीजन बना रहेगा अभी भी नेगेटिव चार्ज। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये मोस्ट स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होती हैं, जिसकी वजह से ये एसिडिक मीडियम को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, यानी इसके कार्बोक्सिलेट एनायन में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही मोर एसिडिक वो मीडियम को क्रिएट कराएगा। यहाँ इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करते हैं। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ा होगा तो मोर एसिडिक होगा, यानी एसिडिक नेचर ज़्यादा पाई जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, यानी कि कार्बन रिलेटेड कोई ग्रुप जुड़ा होगा, अगर कहीं पर कार्बन जुड़ा हुआ है इस ग्रुप के साथ ही, तो वो क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, यानी कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को वीक कर देगा। तो आपको केवल 2 ट्रिक्स याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या हो जाएगी, कम, यानी कि कार्बन का ही कोई ग्रुप, यानी कि मिथाइल ग्रुप जुड़ गया या फिर OCH3 ग्रुप जुड़ गया। तो ये सब क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसी एसिडिक स्ट्रेंथ को वीक कर देते हैं। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं इनके एक ऑर्डर की, स्ट्रेंथ ऑर्डर को लेकर के, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर को लेकर के, तो इस सीक्वेंस में ये हमारे पास कुछ ऑर्डर आ जाते हैं जो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं कि इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, यानी कि जो सब्सटीट्यूएंट ग्रुप आप जोड़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम उनके इफेक्ट्स को देखें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर के, तो यहाँ से भी 1 मार्क और 2 मार्क में क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑर्डर या कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो अटैच होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो फिनाइल ग्रुप, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, साइनाइड, नाइट्राइड और CF3 ट्राई फ्लोरोकार्बन, अगर ये ग्रुप अटैच होते हैं किसी फैटी एसिड के साथ तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आपको ये ऑर्डर याद रखना है, बस ये सीक्वेंस याद रखना है। अगर कहीं पर ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है एक फैटी एसिड के साथ और ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो मोर एसिडिक ये वाला होगा जिस पे NO2 ग्रुप जुड़ा है, और लेस एसिडिक वो होगा जिस पे Cl ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हुए ऑर्डर दिया गया है कि अगर ये ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं, तो अगर किसी फंक्शन की कोई ग्रुप मेरे पास ये है कि मेरे पास एक फैटी एसिड है COOH वाला और इस पर मैंने एक क्लोरीन डाली हुई है,
और दूसरा मैंने एक लगा रखा है जिस पे मेरा यहाँ पे NO2 ग्रुप है। तो इसका मतलब ये होगा कि NO2 ग्रुप वाला जो फैटी एसिड है वो मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू दी क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर आ जाता है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिफाइन करता है, यानी कि pKa वैल्यू के ऊपर डिपेंड ये कर रहा है। तो ये वाला देखो CF3 ग्रुप सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो गई। उसके बाद NO2 ग्रुप वाला है, उसके बाद CN ग्रुप वाला है, उसके बाद F ग्रुप वाला है। तो इसी ऑर्डर को, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम एक ऑर्डर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। फ्लोरीन यहाँ पर थे 3, यहाँ क्लोरीन हो गए 3, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पर NO2 ग्रुप, यहाँ पर NC ग्रुप या CN ग्रुप। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से डाउन होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, या आप ऐसे कह लो कि राइट टू लेफ्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। आपको ये स्ट्रेंथ एज इट इज याद करनी है, सीक्वेंस एज इट इज याद करना है। अगर मैं बात करता हूँ उसी कॉन्टिन्यूशन में आगे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो फ्लोरीन हटा करके 2 हाइड्रोजन लगा दिए हैं CF3 में से, फिर एक Cl लगा दिया है, फिर Br, फिर HCOOH नॉर्मल है, फिर Cl CH2 CH2 COOH है, फिर उसी के आगे C6H5 COOH, फिर C6H5 CH2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने शुरू हो गए। देखो कार्बन के साथ कार्बन अटैच हो रहा है, ऐसे यहाँ पे कार्बन से कार्बन अटैच हो रहा है, कार्बन से कार्बन अटैच हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई। या आप उल्टा इसको पढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है। यहाँ से ये बढ़ी पहले ऐसे, फिर इसके आगे ये बढ़ी ऐसे, फिर इसके आगे ये बढ़ी ऐसे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने है। आप लोगों को ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एज इट इज याद करना है फॉर योर 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आ जाता है कि ये जो बॉन्डिंग OH वाली है, अगर ये पूरा का पूरा क्लीवेज ये इन्वॉल्व हम करा दें रिएक्शन के अंदर, पूरा का पूरा OH बॉन्ड वाला, तो हो क्या रहा है कि जो इफेक्ट होगा सब्स्टिट्यूएंट्स का एसिडिक स्ट्रेंथ पर वो कैसा है कि देखो, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ फिनाइल और विनाइल ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी कॉन्ट्रेरी टू डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पाया जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से फिनाइल ग्रुप या विनाइल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। यानी इस ग्रुप के ऊपर ये विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर यहाँ पर मैं फिनाइल ग्रुप जोड़ दूँ यानी बेंजीन की रिंग डायरेक्टली जोड़ दूँ, तो वो क्या करेंगे, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है विनाइल ग्रुप में भी, और यहाँ पर अगर आप फिनाइल ग्रुप जोड़ते हैं, बेंजीन की रिंग जोड़ते हैं, तो वो कार्बन भी कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन डायरेक्टली अटैच ऑन टू दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर कहीं पाया जाता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, नॉर्मली बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक छोटा सा ऑर्डर, एक छोटा सा सीक्वेंस हमारे सामने है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक एसिड्स की एसिडिटी को कैसे अफेक्ट करता है, बढ़ाता है कि घटाता है, वो चीज़ है। तो ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये मेरा नॉर्मल बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी है वो है 4.19। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने कनेक्ट कर रखा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा है यहाँ पे, NO2। तो NO2 के अकॉर्डिंग pKa वैल्यू कितनी आ गई, 3.41 आ गई। 4 नाइट्रोबेंजीन हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पर कितनी आ गई, जब मैंने मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ा, OCH3 ग्रुप जोड़ा, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.46। तो इस केस में ये वाला जो NO2 ग्रुप है इसके pKa वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद बेंजोइक एसिड की pKa वैल्यू है, फिर उसके बाद 4.46 जो कि मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड की pKa वैल्यू है। ध्यान रखेंगे कि pKa वैल्यू का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से इंक्रीज होता है बेंजोइक एसिड के